गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। इसका मतलब समझ गया नु, चीर देंगे फाड़ देंगे किसको, तो सवाल को सर। क्योंकि सबसे पहले आपको यह भी समझना होगा कि सवाल का सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे। जब ऑपरेशन सफल होगा सर तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है ना वो ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर, ठीक है ना। अब फिर सब दुश्मन जलेगा सर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात है कि जो हमारा मुहिम था साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव का, इसका आज हमारा 8वां क्लास है सर। और आपने पिछले 7 क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के पिछले 7 क्लास देख लीजिए सर, क्योंकि यही तो आपको रिजल्ट देता है सर। हाँ, यही आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि हमने बोला सर आपको और आपसे मैंने वादा किया है कि जिस प्रकार से पिछले साल साइंस में टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए थे लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय और उतना से बाहर नहीं आया था, और अब की बार ये टॉप 110 से भी बाहर नहीं आएगा सर। ये वादा है, ये भाई का प्यार है, ठीक है ना सर। चलिए आइए सर आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और आज की क्लास का पहला सवाल कहता है ना, देखोगे ना बेहोश मत होना सर, क्योंकि आज के जो क्लास में सवाल है ना उस सारे का सारे सवाल जो है ना वो जान लेने वाला सवाल है सर। हाँ, दिल और दिमाग को एक जगह रखना, ठीक है, वरना कहीं भी निकल जाएगा आज। देखो सर कहता है ना कि एमीटर एमीटर कहाँ गए रे बब्बा। हाँ, कहता है सर एमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर बताएं। देखो सबसे पहली बात ये सोचना पड़ेगा आपको कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है ना। क्योंकि सर ये आपको 2 नंबरिया में पूछेगा, ना कि 5 नंबरिया में पूछेगा, ठीक है। कब पूछेगा? ये 2 नंबरिया में पूछेगा। और उम्मीद रखना, विश्वास रखना कि अब की बार ये मामला फंसेगा, ठीक है। आपसे पूछा है कि एमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर बताएं, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है सर? एमीटर से किसको मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे सोचना कि ये जो मीटर है इससे धारा को मापा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर को विभवांतर से मापा जाता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया। पहला अंतर क्या हो गया सर? कि विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर को किससे, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। तो एमीटर से धारा को मापा जाता है और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। आइएगा, मैंने लिखा है कि एमीटर एवं वोल्ट मीटर में निम्न अंतर है। एमीटर एवं वोल्ट मीटर में निम्न अंतर है, मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर में बहुत सारे अंतर है सर, लेकिन हमसे जितना पूछेगा उतने बताएंगे सर। हाँ, अगर पूछेगा पप्पा का नाम तो पप्पे का नाम बताना, ना कि अपना नाम बता देना, मामला फंस जाएगा सर। हाँ, तो अगर यहां से आपसे पूछा है कि अगर लघु उत्तरीय में है तो 2-2 पॉइंट लिखना। अगर आपको दिल थोड़ा सा ज्यादा खुश हो जाएगा ना तो 3 गो पॉइंट लिख देना, लेकिन चौथा पॉइंट में घुसोगे तो 1 नंबर इन्हें से तुम्हारे घुसा देगा सर। हाँ, तो इसलिए सोच लेना, ठीक है। कहता है सर एमीटर धारा मापा जाता है, ठीक है। एमीटर से धारा मापा जाता है, एमीटर से धारा मापा जाता है, ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। एमीटर से धारा मापा जाता है और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। पहला बात मैंने क्या बोला कि एमीटर से धारा मापा जाता है लेकिन वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे SEN बोलिए ना जी। आइएगा जी, थोड़ी सी गौर कीजिएगा जी। अगला पॉइंट कहता है ना कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। अच्छा, ये जो एमीटर है ना सर इसका प्रतिरोध एकदम कम होता है। मैंने क्या बोला कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो मामला अधिक होता है सर, ठीक है। तो एमीटर का प्रतिरोध कम लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक। तो एक बार मेरे साथ बोलना, बोलोगे ना? नहीं बोलोगे मामला बड़ा दिक्कत होगा भाई। हाँ, बोलो साथ में। मैंने आपको क्या बोला है कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। मैंने क्या बोला कि एमीटर से धारा को मापा जाता है। अरे एमीटर से धारा को मापा जाता है लेकिन वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। आना अगला 3 नंबर में कहता है सर कि एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर जो है सर वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? इतना सटीक डिफिनेशन कहीं मिलने वाला है यार? नहीं मिलेगा। दिया जला करके भी खोजोगे ना तो नहीं मिलेगा यार। हाँ, क्योंकि कहा जाता है ना सर, नहीं बोलेंगे, विशेष बोलेंगे मामला बड़ा गड़बड़ होता है सर। आइएगा, मैंने पहला बात आपको क्या लिखा कि एमीटर एवं वोल्ट मीटर में
अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं सर कि एमीटर एवं वोल्टमीटर में निम्न अंतर है, जिसमें से पहला अंतर है एमीटर की तरफ कि एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, एमीटर से धारा को मापा जाता है, लेकिन वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत एकदम नहीं होगा यार, हम जिंदा है ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आ जाना, कहता है एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है सर, कम होता है, ठीक है, लेकिन वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। कहता है एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। अच्छा नहीं, एक बार आंख मूंदिए अपना, अरे अभी हमारा सामने आंख मूंद ना रे भाई, हाँ आंख मूंदिए, जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे बोलना, ठीक है, ताकि फील होना चाहिए कि अच्छा जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपसे मैंने पूछा सर एमीटर एवं वोल्टमीटर में अंतर, एमीटर का पहला अंतर बताइएगा, एमीटर से धारा को मापा जाता है, लेकिन वोल्टमीटर से तुम बोलेगा विभवांतर को मापा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। थैंक यू। अगर बोला जाए सर कि एमीटर हाँ, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम, हाँ थैंक यू। इसका प्रतिरोध क्या होता है सर, ज्यादा होता है। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा सर। अगला सवाल बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर एक छोटा सा पॉइंट, कि जो भी लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे विजिट अगर पहली बार किए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है रे भाई, लेकिन दिल से बोलना, मोहब्बत से बोलना, प्यार से बोलना कि ये क्लास कैसा लगा। जैसा भी क्लास लगा, अगर गाली देने का मन करेगा तो हम वो सुनने के लिए तैयार है, ठीक है, बट कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि देखो तुम्हारा फीडबैक अगर मेरे पास आता है ना सर, तुम्हारा कमेंट अगर मेरे पास आता है सर, तो मेरे को लगता है क्या मेरे में कमी है, ठीक है, और जो मेरे में खास है वो भी मुझे पता चलता है, जो कमी है वो भी मुझे पता चलता है। तो कहता है ना सर दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान वही है जो अपने कमी पे खुद से वार करे। हाँ, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वही है जो अपने कमी पे खुद से वार करे, ताकि पड़ोसी वालों को पता भी ना चले, ठीक है सर। आना, और एक और दूसरी बात है ना सर कि अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए, अब मैं अपना धंधा का बात करूंगा सर, क्योंकि धंधा तो बहुत जरूरी है रे बाबा। अब देखो सर, इसका पीडीएफ तो आपको चाहवे कोरी, अब जो कोढ़ी है सर, है ना, जो कोढ़ी है, तो वो कोढ़ी आदमी जो है ना इसको लिख नहीं पाता यहां से, ठीक है, तो जो यहां से लिख नहीं पाता है उनके लिए मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है सर। क्या बनाया, मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया। वो प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 99 रुपया फी लगेगा, ठीक है। उसमें आपको मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी, ये 4 सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जाएगा। जो सारे क्लासेस यूट्यूब पे चल रहा है और जो क्लासेस चल चुका है वो सब सारे आपके पास PDF चला जाएगा, ठीक है। वो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 99 रुपया पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये ग्रुप में आपको एक चीज और जाएगा, जिसको बोलूंगा नहीं सर, खुल के बोलेंगे वरना जेल चल जाएंगे, ठीक है, इसलिए उसको मैं खुल कर नहीं बोलूंगा। आप समझ गए होंगे मैं किसके ऊपर बातें करने वाला हूं। अच्छा, और एक दूसरी बात है सर कि एक ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो एक ग्रुप में ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा, ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा। अगर आपके पास मैसेज आएगा सर तो मेरे नंबर से आपके पास मैसेज जाएगा, मतलब PDF जाएगा, ठीक है। आप किसी का भी नंबर नहीं देख पाइएगा एक ग्रुप में। सबसे बड़ी बात यह है सर, क्योंकि तुम लोग का सबसे बड़ा मामला यहाँ पे है ना कि ग्रुप में जैसे देखता है कि मोहतरमा का नंबर है तो सब यहाँ से नंबर निकालता है, उसको तंग करना चालू कर देता है सर। इसलिए ये सब यहाँ पे होने वाला नहीं है सर, क्योंकि अब तो 2 महीना पढ़ ले, ठीक है नू, हाँ ये 2 महीना बचा है सर। हाँ, अगर किन्हीं को ग्रुप में ज्वाइन होना है ये, तो यही नंबर पे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है सर, वही नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट करके वही व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसके बाद आपको मैसेज में लिख देना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपको मिनट भर में प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद जो पिछले PDF सबके पास भेजा गया होगा वो सारे PDF आपके पास भेज दिया जाएगा, ठीक है सर। और जो आगे क्लासेस चलेगा वो सब भी PDF आपके पास जाता रहेगा, ठीक है। चलिए आइए सर हम लोग आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 40 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। 40 नंबर सवाल कहता है ना सर कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का 2 लक्षण बताएं। अच्छा देखो, पता है कि बोला रे, सवाल ऐसे समझेगा तो खोपड़िया में न जाएगा रे बाबा। सवाल हमार भाषा में समझ। सवाल बोला है ना कि जब किसी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका लक्षण क्या है।
अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं पुरुष हूँ, इसका लक्षण क्या है, तो बहुत सारा लक्षण है ना। महिला अगर कोई तो उसका बहुत सारा लक्षण है सर। अगर मैं बोलूँ सर कि अगर मैं कहता है ना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मैं कचरा लेने वाला आया हूँ, तो मेरा गाड़ी में एक अलग पहचान रहेगा नगर निगम का, ठीक है सर। अगर मैं सिपाही हूँ तो मेरे शरीर पे वर्दी रहेगा सर, है ना। अगर मैं कुछ और बन गया, सपोज डॉट मान लो कि मैं कुछ और ही बन गया, तो उसका भी एक अलग पहचान होता है सर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है कि अगर कोई संयोजन श्रेणी क्रम में है तो उसका पहचान क्या है, वही आप इसको बता दीजिए। वो भी मात्र 2 पहचान बताइए। हमको बोलेगा कि ये संदीप कुमार है, इसमें 2 को पहचान बता तो तुम क्या कहेगा कि पहले नंबर तो मास्टरबा चश्मा पहनता है, आप लोग तो यही बात बोलिएगा। दूसरा नंबर क्या बोलिएगा सर कि मास्टरबा ठीक पढ़ाता नहीं है सर। दूसरा बात ये बोलिएगा, 2 लक्षण है संदीप कुमार को पहचानने का। अब समझ गया होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। कहता है श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का 2 लक्षण बताएं। तो अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो दोनों श्रेणी क्रम के योग के बराबर होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि श्रेणी क्रम में है, सपोर्टेड मानो, यहाँ पे मानो ना, ये देखो हमारा क्या है, ये मान लो हमारा यहाँ से यहाँ क्या है, ये पहला प्रतिरोध है R1, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध है R2, ठीक है। ये R1 बराबर 30 है, ये R2 बराबर 20 है। और ये अब सोचो, मैं हम बोल दिया हूँ कि ये श्रेणी क्रम में है या नहीं। देखो श्रेणी क्रम का मतलब होता है ना सर कि एक ही क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब एक के लाइनमा में सब रहेगा, ठीक है। अगर ये दोनों प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, और मैं अपना मन से बोल रहा हूं कि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध इस प्रकार से एक के लाइन में दोनों जुटल होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा इसका समतुल्य प्रतिरोध, तो ये दोनों प्रतिरोध को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 30 + 20, यानी 30 + 20 बोले तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। मैंने यही बात यहां पे प्रकट किया हूं सर। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का निम्न लक्षण है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का निम्न लक्षण है। पहला लक्षण है कि समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के बराबर होता है। अगर मैं इसे बोलूंगा सर कि हमारा ये क्या है, कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है, कोई रेसिस्टर है, ठीक है। इसका पहला प्रतिरोध यहाँ पे है R1, ठीक है। इसका यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध है R2, ठीक है। यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध है R3, ठीक है। ये आगे आगे प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। अरे आगे आगे प्रतिरोध क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बोलना ना तो मारेंगे। हाँ देखो सर, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। अब इसका पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध, क्या पूछेगा, अरे बाबा समतुल्य प्रतिरोध, तो कहेंगे R1 + R2 + R3। तो मैंने यही बात ना बोला रे, चश्मा हिला के देखना, मजा आएगा पढ़ने में। मैंने बोला समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध जो होता है सर, ये सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मैंने यही लिखा ना, समतुल्य प्रतिरोध R होगा और ये समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, यानी R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। मैंने कर दिया ना। तो मैंने यही बोला है सर, मैंने पहला बात में क्या बोला है कि समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दूसरा लक्षण, सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है, मतलब सभी का सभी प्रतिरोध जो रहेगा उसमें समान धारा प्रवाहित होगा। कितना प्रवाहित होगा, समान धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो दूसरा लक्षण क्या है सर कि सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो मैंने क्या क्या बोला आपको, मैंने बोला तेरे को, मैंने बोला जी कि समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। आ जाना, कहता है सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होता है। आइएगा अगला आते हैं सर सवाल नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर सवाल कहता है ना सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। नहीं रे बाबा, हमको तो दिखने लगा स्टक का सिद्धांत का चेहरा। देखो तो आपको भी शायद दिख गया होगा। कहता है ना सर कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों का अलग समूह में क्यों रखा गया है। देखो सर, ये उत्कृष्ट गैस मतलब होता है ना सर, इसका रासायनिक नाम होता है अक्रिय गैस। मेरे बात को सुनने की कोशिश करना, मेरे बात को समझने की कोशिश करना दिल से सर और दिमाग से। मैंने क्या बोला है, ये उत्कृष्ट तुम नाम सुना होगा ना, ये उत्कृष्ट गैस का तुम नाम सुन रहा होगा ना सर, तो तुमको अजीब लग रहा होगा। लेकिन ये उत्कृष्ट गैसों का रासायनिक नाम जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। यानी कहने का सेंस है कि ये उत्कृष्ट जो गैस है वो आखिर में अक्रिय गैस है। जैसे बोले अक्रिय गैस हीलियम, क्या बोले सर, हीलियम। मैंने क्या बोला, मैंने बोला है सर
सर कि आपके अनुसार, किसके अनुसार, आप सभी के अनुसार उत्कृष्ट गैसों का अलग समूह में क्यों रखा गया है? देखो सर, आपके अनुसार पूछे, चाहे हमारा अनुसार पूछे, चाहे मेंडलीफ के अनुसार पूछे, चाहे कोई केमिस्ट्री के महान ज्ञाता के अनुसार पूछे सर, तो उत्कृष्ट गैसों का अलग समूह में इसलिए रखा गया है सर कि जब मेंडलीफ जी ने, मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, जब मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को तैयार कर दिया था, जब मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को तैयार कर दिया था, तो उस टाइम उत्कृष्ट गैस बोले तो अक्रिय गैसों का कोई अलग निर्माण नहीं था, ठीक है। जिसके कारण जब आधुनिक आवर्त सारणी आया तो फिर उसको साइड करना पड़ा, क्योंकि जब आधुनिक आवर्त सारणी आया सर तो ये परमाणु संख्या पे सजाने लगे, और जो हमारा मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो हमारा परमाणु द्रव्यमान पे था। तो मैंने यही बात को आपके सामने लिखा हूं कि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई, जब मेंडलीफ जी का आवर्त सारणी बन गया था। क्योंकि हम लोग जो आवर्त सारणी अभी पढ़ रहे हैं वो मेंडलीफ का ही आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, बट आधुनिक जी ने सिर्फ उसमें उतना ही चेंज किया है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो था वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, लेकिन जब आधुनिक जी ने आया तो उसके परमाणु संख्या पे आधारित कर दिया, बस इतना ही चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो यही बात बोला गया है सर कि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। मतलब जब मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को बना दिया था, जब मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को बना दिया था, तब उनको पता चला कि उत्कृष्ट गैस भी कोई है। जब मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी को बना दिया था तब उनको पता चला कि उत्कृष्ट गैस भी कोई है। आखिर में दूसरा कोई खोज किया था, ठीक है। तो कहता है सर आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों के अलग समूह में क्यों रखा गया है? क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई, ठीक है। और यही नहीं, और ये गैस क्रियाशील नहीं होती है। हमारा जो उत्कृष्ट गैस होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उत्कृष्ट गैस का रासायनिक नाम होता है अक्रिय गैस। ये उत्कृष्ट गैस का जो रासायनिक नाम होता है वो अक्रिय गैस होता है। तो मैंने यही लिखा है कि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। ये गैस ये गैस क्रियाशील नहीं होती है, ये गैस क्रियाशील नहीं होती है सर। जो उत्कृष्ट गैस है वो क्रियाशील नहीं होती है। फिर मैंने बोला है इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे अलग समूह में रखा गया। तब मेंडलीफ के आवर्त सारणी को छेड़छाड़ नहीं किया और उसको एक अलग समूह में डाल दिया, फिर रखा गया, क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस होती है सर, ठीक है। आ जाना। तो मैंने आपको क्या बोला है सर? मैंने आपको बोला है सर कि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ के आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे उत्कृष्ट गैसों की जो खोज हुई थी वो मेंडलीफ के आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। कब हुआ? मेंडलीफ आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। फिर बोलता है सर ये गैसें अक्रियाशील नहीं होती है, मतलब क्रियाशील नहीं होती है, मतलब उत्कृष्ट गैस जो होता है ना वो क्रियाशील नहीं होता है। मैंने यही बोला है ये गैसें क्रियाशील नहीं होती है। कहता है इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया, क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होती है। चलो यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना मेरे यारो, क्योंकि कहता है ना सर कि तेरे बिना मुझे एक पल भी जीना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि जब तुम नहीं रहोगे ना सर तो संदीप कुमार जी नहीं पाएगा। आप हैं तभी संदीप कुमार है सर, क्योंकि आपके वजह से सर मेरे शरीर पे अगर एक स्वेटर भी है ना सर तो बस वो आप सबकी वजह से है। तो मैं इतना ही कहूँगा सर कि आपके लिए मैं दिल से मेहनत करता हूँ और लगातार मेरा कोशिश रहता है सर कि आपको मैं क्या पढ़ा दूँ, आपको मैं क्या बता दूँ, ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट अटैक हो जाए। क्योंकि आपका सिलेबस ये मुट्ठी में है सर, और ये मुट्ठी को मैं ऑलरेडी डेली एक राउंड लगाता हूँ। आप सोच सकते हो सर कि डेली एक राउंड लगाता हूँ, प्रीवियस ईयर 20 साल का क्वेश्चन बैंक देखता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन रिपीट कैसे करता है। तब मैं अपने अंदर में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है सर। नहीं, और पिछले बार मैंने रिजल्ट भी दिया सर, तभी तो मैं कहूँगा सर कि झुकूंगा नहीं, अपनी मेहनत के बदौलत, किसी के चापरूसी के बदौलत नहीं सर, क्योंकि मेरे अंदर चापरूसी करने की 1% भी क्षमता नहीं है सर, ठीक है। और कितने लोग आकर के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे को बात बोलते हैं, तो
प्लीज देखो सर, दुश्मन उसी के ऊपर लगते हैं सर जिनकी सफलता होती है, ठीक है। तो इसलिए वैसे वैसे लोग अगर संदीप कुमार को डिस्टर्ब करेगा ना, तो वो जिंदगी में हमको लगता है ना कि उनको फिर से एक बार पैदा लेना पड़ेगा इन ऐसे ऐसे लोगों को सर। क्योंकि संदीप कुमार को खड़ा करने के लिए सर किसी ने नहीं, हमको एक हाथ का सहारा नहीं दिया। ये आपको भी पता होगा और हमको भी पता है सर, ठीक है। तो इसलिए सर किसी से डरने की क्या बात है। आ जाइए, अगला सवाल कहता है ना सर आपके सामने, कहता है ना कि डोवर्नियर किसने, डोवर्नर, ये हमारा डोवर्नर का जो रूल था, इसलिए कहता है सर कि डोवर्नर के वर्गीकरण की सीमाएं क्या है। मतलब जब डोवर्नर जी ने जब ला रहे थे पीरियोडिक टेबल, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा कम सीमाएं रहा। क्यों? क्योंकि जो इनका वर्गीकरण करने का जो रूप था ना, वो 3 ट्रिक था। क्योंकि इनका नाम है 3 ट्रिक, मतलब 3 ट्रिक, ये मतलब पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आ जाना, तो कहता है सर कि अच्छा, डोवर्नर साहब ने कब पीरियोडिक टेबल की खोज की थी, मतलब कब अपना एलिमेंट को सजाने का खोज किया था। तो डोवर्नर साहब ने किया था 1817 में। कब किए थे सर ये? 1817 में। कब किए थे? 1817 में, ठीक है। तो डोवर्नर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, तो इनकी जो खोज है वो 1817 में है, ठीक है। तो कहता है डोवर्नर के वर्गीकरण की निम्न सीमाएं हैं। पहला सीमाएं कहता है सर कि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। मतलब जब डोवर्नर जी ने अपना मतलब पीरियोडिक टेबल को सजाने की कोशिश की, तो उनका नाम था ट्रिक पीरियोडिक टेबल। तो वो ट्रिक के आधार पे सभी एलिमेंट को सजा नहीं पाए। डोवर्नर साहब ने जब पीरियोडिक टेबल को सजाने की कोशिश किए, तो उनका था 3 एलिमेंट को एक साथ रखना, ठीक है। एक ट्रिक वाला रूल था जो कि उनका काम नहीं किया। तो मैंने यही यहाँ पे लिखा हूँ सर, मैं नहीं लिखा हूँ, बुक लिखा है एक्चुअली में, कि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। मैंने क्या लिखा है सर कि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। मतलब जब 1817 ईस्वी में डोवर्नर साहब ने ट्रिक को जब लाए थे, मतलब पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए ट्रिक लाए थे, तो उस टाइम जितना तत्व ज्ञात था, तो वो सारे तत्व ये ट्रिक के आधार पे सजा नहीं पाए, ठीक है। दूसरा बात कहता है उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही ट्रिक ही ज्ञात हो सके। मतलब बोला है क्या सर कि जब इनका पीरियोडिक टेबल का जब ट्रिक आया था, तो उस समय में जितना भी तत्व ज्ञात था ना, उसमें से ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात हो सके थे। मतलब इनका जो है वो 3 गो ट्रिके लागू हो पाया, ठीक है। कितना ट्रिक लागू हो पाया? 3 ट्रिक लागू हो पाया, ठीक है। मतलब इनका 3 गो ट्रिक लागू हुआ, ज़्यादा ट्रिक लागू नहीं हुआ, ठीक है। फिर अगला कहता है यह ट्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहे। ये जो ट्रिक का नियम है, मतलब डोवर्नर साहब का जो ये ट्रिक नियम था, वो कुछ ही तत्वों तक सीमित रह गया, ठीक है। तो मैंने यही बोला है सर कि डोवर्नर साहब ने 1817 ईस्वी में एक ट्रिक नियम लाए थे पीरियोडिक टेबल में, जिनका कहना था कि हम 3 तत्व लेंगे जिनको हम सजाने की कोशिश करेंगे। तो उनका था 3 ट्रिक नियम, ठीक है, जो कि कुछ ही तत्वों तक संभव रहा। तो मैंने यही लिखा है कि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। मतलब जब डोवर्नर साहब जी ने जब ट्रिक नियम लाए थे, तो उस टाइम तक जितना भी तत्व ज्ञात था, वो सारे तत्व को वो अपने ट्रिक के माध्यम से सजा नहीं पाए। मतलब जब डोवर्नर साहब ने वो अपना ट्रिक का नियम लाए थे, तो उसी टाइम में जितना तत्व ज्ञात था, वो सारे तत्व को वो अपने ट्रिक के अनुसार सजा नहीं पाए। मैंने दूसरा बात क्या लिखा है सर कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात हो सके थे। मतलब जब 1817 ईस्वी में डोवर्नर साहब ने ट्रिक नियम लाया था, तो 1817 ईस्वी में जितने हमारे पास पीरियोडिक टेबल, जितने हमारे पास एलिमेंट पता था, उसमें से केवल 3 गो ट्रिके लागू हुआ था। कितना ट्रिक लागू हुआ था? मात्र 3 ट्रिक लागू हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है सर कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात हो सके थे, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत सर, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, क्योंकि आपके समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। कहता है ना सर कि यह ट्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रह गए। एक बात और बताना चाहता हूं सर, थोड़ी सी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग PDF को सर थोड़ा ज़्यादा टीचर के पास फैलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो सब क्या करते हैं ना सर कि हम ही को फिर बकलोल बना देते हैं, ठीक है।
इसलिए बकलोल बनाते हैं कि आप टीचर, देखिए मेरे से बहुत सारे टीचर जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब ऑफलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं आपके गांव शहर में, वो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो यूट्यूब वाले टीचर लोग जो है ना सर, क्या करते हैं ना कि मेरे क्वेश्चंस को वो अपने पीडीएफ में डाल देते हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो रहता है वो हाथ से लिखा हुआ रहता है, और मेरा क्वेश्चंस का जो आंसर रहता है सर वो बड़ी सटीक भाषा में रहता है, क्योंकि मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, किसी टाइपिंग मास्टर को नहीं देता हूँ, मैं खुद से लिखता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी सर आप लोग कोशिश कीजिए कि बच्चे के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप टीचर को भी शेयर कर सकते हैं सर, बट यूट्यूब वाले टीचर को शेयर मत करना, क्योंकि सर देखो थोड़ी सी मामला, अगर देखो मैं एक बहुत अलग इंसान हूँ भाई, ठीक है, मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ सर, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ सीखा है कि अगर सहारा लेना है तो बैसाखी का सहारा ले लो सर, बट दुनिया में किसी इंसान का सहारा मत लेना सर। हाँ, अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में बैसाखी बन के आता है तो वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है सर, ठीक है। बैसाखी के सहारे से आप कुछ ही दिन जीवन जी सकते हैं, पूरा लाइफ नहीं जी सकते हैं सर। तो इसलिए मैंने अपने जीवन में बैसाखी का सहारा लेना किसी से सीखा नहीं। अगर परिस्थितियां आएगी सर तो सोचा जाएगा, बट अभी नहीं सोच सकता हूँ। मेरे पास ताकत है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास सब कुछ है सर, भगवान का दिया हुआ इतना अच्छा दिमाग है, तो इसी को उपयोग करके हम क्यों नहीं क्वेश्चंस को बनाएंगे, हम उसी को उपयोग करके क्यों नहीं क्वेश्चंस को बनाएंगे। बट टीचर शिद्दत से, प्यार से, मेहनत से बच्चे के प्रति मेहनत करना नहीं चाहते सर। देखो ऐसा नहीं बोलता हूं सर कि ये वीडियो मतलब इतना दूर काट के किसी को भेज देना फिर वो मेरे बारे में बुराई कर दे, ठीक है। तो देखो मैं ये नहीं बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं सर, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई टीचर अगर शिद्दत से चाहेगा कि बच्चा को तरक्की करना है, बच्चा को सही क्वेश्चंस कराना है, बच्चा को सही डायरेक्शन देना है, तो वो टीचर अपने आप में बिल्कुल दे सकता है सर। क्योंकि टीचर जो है ना सर, एक रिक्शा चलाने वाला टीचर नहीं बन सकता है सर। टीचर रिक्शा चलाने वाला आके मारकर नहीं चलाना चालू कर देगा। टीचर वही बनते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है कि नहीं मैं भी मारकर चला सकता हूँ, ठीक है। तो आप में जब इतना क्षमता आ गया मारकर चलाने का सर, तो आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ा भी सकते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे को क्वेश्चंस भी करवा सकते हैं, क्योंकि बिना चापलूसी का, ठीक है सर। देखो सॉरी भाई, माफ़ करना अगर किन्हीं को बुरा लग गया भाई तो माफ़ करना, क्योंकि मैं दिल से बड़ा साफ सुथरा इंसान हूं भाई, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं तो दिल खोल के बोलता हूं, ठीक है। और इसलिए मैं सब कुछ मुंह पे बोलता हूं, दूसरे की तरह मतलब और किसी की तरह मतलब हम बाहर में नहीं बात करता हूं, ठीक है। जो भी बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा ना लगे सर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए काम करता हूं, किसी टीचर के और किसी मतलब अलग इंसानों के लिए काम नहीं करता हूं। मैं पढ़ाता हूं सर, कोई मैं नौटंकी बाज नहीं करता हूं, ठीक है। तो आपको पढ़ाने का काम करता हूं, तो हम शिद्दत से मेहनत से सवाल को बनाते हैं, तो बस आप लोग पढ़िए। और जो थोड़ी सी सर देखो 2 दिन से मेरा माहौल इसलिए गर्म हो गया, मैं आपको लग रहा होगा कि संदीप मास्टर ऐसे क्या बोल रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सर कॉल आकर के मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है ना डिप्रेशन में डालने की कोशिश किया गया है, ठीक है। और आज जो सोशल मीडिया है सर वो किन्हें पता ही चल जाता है कि क्योंकि देखो आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप हमसे पढ़ रहे हो तो कहीं और भी आप पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा थोड़ा है कि आप सिर्फ उन्हीं से प्यार करते हैं। मेरा भी पढ़ाई तो आपको अच्छा लगता होगा, तो आप भी तो हमको बता सकते हैं सर, ठीक है। तो इसी में बस हमको थोड़ा सा पता चला है सर, और मैंने उसको नंबर को भी मैंने चेक किया है और जगह से मैंने उस नंबर पे कॉल करवाया है सर, तो पता चला है कि वहीं का है नंबर वो, ठीक है। तो थोड़ी सी सर कुछ लोग जो है ना दबाने की कोशिश कर रहा है सर, तो बस देखो जब चिड़िया उड़ान भर ही देगी सर, तो फिर उसको पीछे झुकने की क्या ज़रूरत है। मैं अपने ज़िंदगी में ये कभी नहीं देखा हूँ कि मैं पीछे क्या था, क्योंकि मुझे मेरे अपनी औकात के बारे में पता है कि हम पहले क्या थे अब क्या है सर। हाँ, लेकिन कभी उबते नहीं है, ठीक है। आ जाइए, माफ़ करना सर, थोड़ी सी मैं आपका टाइम ले लिया, क्योंकि मैं पढ़ाई देखो मजाक भी करता हूँ तो मैं पढ़ाई के मामले में मजाक को करता हूँ और 1 सेकंड मजाक करता हूँ। मैं अलग से टाइम निकाल के मजाक नहीं करता हूँ सर, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा सा मजाक करता हूँ कि आपका दिमाग मेरे पास अटैक करे, ठीक है। आपका दिमाग कहीं और मोहतरमा के पास नहीं चले जाए। कहता है ना न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमा है। देखो सर मैंने अभी गवर्नर साहब का बात बताया था आपको, अब मैं आपको बताने वाला न्यूलैंड्स का सर। देखिए ये 2 में से एगो पक्का मामला फंसेगा, ये 2 में से एगो का मामला फंसेगा, ठीक है। कैसे फंसेगा ये मैं बताऊंगा। देखो जब पूछेगा न्यूलैंड्स का, क्या पूछेगा सर, ये न्यूलैंड्स का। अच्छा न्यूलैंड्स का नियम कब आया था, तो न्यूलैंड्स का नियम आया था 1866 ईस्वी में। कब आया था, 1866 में आया था। गवर्नर साहब ने पहला नियम दिया था, उसके बाद आया था न्यूलैंड्स का नियम। कब आया था, न्यूलैंड्स का नियम। तो गवर्नर का नियम का सीमाएं चाहे न्यूलैंड्स के नियम का सीमाएं, ये 2 में से वो फंसेगा, ठीक है। हाँ ये निश्चित रूप से तय हो जाना, कंफर्म हो जाना, ये 2 में से वो मामला फंसेगा सर। हाँ आना कहता न्यूलैंड्स की सीमाएं कब आई, सॉरी न्यूलैंड्स का नियम कब आया था, तो
1966 में आया था सर, ठीक है, आ जाना। कहता है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं हैं सर, आइएगा। पहला क्या कहता है कि यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों जैसे कैल्शियम तक ही लागू होता है। देखो ये न्यूलैंड्स का जो सिद्धांत है ना सर, वो केवल हल्के तत्वों के लिए और कैल्शियम तक ही ये लागू रहा, ठीक है। कैल्शियम के बाद ये तत्व ये नियम आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है। तो ये जो नियम है वो कैल्शियम तत्व तक ही लागू हो पाया। तो मैंने यही लिखा है कि यह सिद्धांत केवल हल्के तत्व, ये जो नियम है सर वो कैसे तत्व के लिए है? तो न्यूलैंड्स का जो नियम था वो केवल हल्के तत्व के लिए था, ठीक है। कहता है यह सिद्धांत केवल हल्के तत्व जैसे कैल्शियम तक ही लागू रहा। न्यूलैंड्स का जो नियम है वो कहां तक लागू रहा? तो वो कैल्शियम तक ही लागू रहा। कहां तक रहा? कैल्शियम तक ही लागू रहा, ठीक है। अब आइएगा, अगला कहता है ना सर कि अक्रिय गैस के निर्माण के बाद, जब हमारे अक्रिय गैस का निर्माण हो गया था तब बोलता है कि अक्रिय गैस के निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म, मैंने क्या बोला है सर कि अक्रिय गैस के निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान ना होकर, 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान ना होकर 9वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होने लगा। मैंने क्या बोला सर? मैंने आपको थोड़ा सा प्यार से बोला है, वो मोहब्बत से बोला, देखना रे। आइएगा सर जी, मैंने आपको बोला थोड़ी सी गौर से सुनिएगा, मज़ा आएगा। अरे पढ़ाई का नशा इतना भयानक नशा है ना सर, वो क्या रहेगा दारू में नशा जो पढ़ाई में नशा है। अरे वो क्या नशा रहेगा जो तुम लोग तंबाकू का सेवन, तुम लोग तो नहीं करते होगे, अगर लोग कोई करता भी है ना तो हमको पता चलता है। हाँ तो उसमें एकदम मत करना, बता देते हैं बाबू, न तो है नहीं बोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे सर, आ जाना तो लोग समझ गया होगा। कहता है अक्रिय गैस के निर्माण के बाद, अक्रिय गैस के निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान ना होकर, जब अक्रिय गैस का निर्माण हो गया था, जब अक्रिय गैस का निर्माण हो गया तो क्या बोला? अक्रिय गैस का निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान ना होकर, मतलब इसका गुणधर्म इसके गुणधर्म के समान ना होकर ये 9वें तत्व के साथ तो फिर क्या बोला है? तो वो पहले तत्व के समान का तो ना होकर 9वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होने लगा। बोला है ना सर कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान ना होकर 9वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान हो गया। मैंने क्या बोला है सर कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान ना होकर 9वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान हो गया। मैंने क्या बोला है सर कि अक्रिय गैस के निर्माण के बाद, मैंने क्या बोला है? अक्रिय गैस के निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान ना होकर 9वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान हो गया। फिर से एक बार मेरे साथ आना और प्यार से बोलेंगे दोनों भाई, फिर से एक बार रिजल्ट का इतिहास रचेंगे सर, क्योंकि अब की बार मेरा सपना है सर कि 482 से भी पार होना चाहिए सर, और देंगे, एकदम हका के देंगे भाई, इसमें कोई शक नहीं है रे। आ जाना। मैंने क्या बोला है सर कि अक्रिय गैस के निर्माण के बाद, अक्रिय गैस के निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान ना होकर 9वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान हो गया। ठीक है, मैंने यही बोला है सर। आइएगा अगला सवाल क्या बोलता है सर, थोड़ा इसमें पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 3 और 4 क्या बोलता है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है ना सर 4-5, कहता है इसमें दो तत्व को एक साथ रखा गया है ना। अच्छा, न्यूलैंड्स का जो नियम था सर, इसमें दो तत्व को एक साथ रखा गया था। इसमें न्यूलैंड्स के नियम में मतलब इसमें दो तत्व को एक साथ रखा गया था, जैसे CO और Na, जैसे C और Na। ठीक है, इसमें दो तत्व को एक साथ रखा गया था। ठीक है, आना कहता है यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। मतलब न्यूलैंड्स का जो नियम था वो केवल हल्के तत्व के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। ठीक है, न्यूलैंड्स का जो नियम था वो केवल हल्के तत्व के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। अगला कहता है 5 नंबर, यह अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। मतलब जिसका परमाणु द्रव्यमान अधिक था उस पे ये लागू नहीं हो पाया। चलिए शुरू से एक बार आते हैं सर, और हम लोग दोनों भाई मिलके करेंगे बार।
कहता है ना कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला सीमा कहता है सर कि यह सिद्धांत केवल हल्के तत्व जैसे कि कैल्शियम तक ही लागू रहा। कहता है अक्रिय गैस के निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान ना होकर 9वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान हो गया। अगला कहता है 3 नंबर, कहता है इसमें दो दो तत्वों को एक साथ रखा गया, ठीक है, जैसे CO और Ni और C और Nl, ठीक है। यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। एक बात मैंने शुरू में लिख दिया था, कहता यह अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व पर लागू नहीं हो पाया। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। सवाल नंबर 44 है। आप लोग देख पाए होंगे सवाल को ना, तो आपको लग रहा है कि अरे मास्टर मैंने सॉरी आपको लग रहा हो कि ये संदीप सर जी मैं अपने आप को अब इज्जत देने लगा हूँ। नहीं, हम मास्टरवे में ठीक है, हमको मास्टरवा बोलने में अच्छा लगता है सर। हाँ, तुम लोग पता है क्या सोच रहे होगा, अरे मास्टर, हम कहेंगे का अच्छा भला इतना भयानक भयानक जानलेवा क्वेश्चन कहाँ से सेट कर दिए। देखो सर, पहली बात तो यह है कि जानलेवा क्वेश्चन को सेट करने से पहले जानलेवा मेहनत करना पड़ता है। हाँ, ये आपको भी पता होगा सर। बेहतर नौकरी के लिए सर बेहतर मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। बेहतर घर के लिए सर बेहतरीन रुपया लाना पड़ता है सर, ठीक है ना। बेहतर गाड़ी के लिए सर बेहतर बंगला, बेहतर पैसा रखना पड़ता है सर। इसी प्रकार से बेहतर बेहतर क्वेश्चंस लाने का मतलब है सर कि बेहतरीन तरीका से मैं मेहनत करता हूं सर, ठीक है। हाँ ना, सिर्फ वो लोग देखने लगा है कि संदीप कुमार इतना जल्द कैसे मतलब इसका आगे बढ़ने लगा है सर। देखो मेरे अंदर की मेहनत को देखो ना भाई, तो आंख से आंसू आ जाएगा, ठीक है। मेहनत करो, दिल से करो, प्यार से करो, मोहब्बत से करो, रिजल्ट एक दिन ऑटोमेटिकली बनेगा। कहता है ना सर कि कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर देखो 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 सवाल बड़ा भयानक है रे, हम तो इसको हल्के में ले लिए। कहता है ना कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। आए बोला आए, ये बोला आए नहीं, हम बोले आए। अब तुम सुन लो, इधर बोला है ना सर कि कार्बन और उसके यौगिक को जो अधिकतर कार्यों में काम जो होता है ना सर वो ईंधन के रूप में होता है। आखिर में क्यों सवाल बोला है कि कार्बन और कार्बन के यौगिक का जो अधिकतर कार्यों में जो काम होता है सर वो ईंधन के रूप में होता है। क्यों, इसका क्या कारण है, यही हमको बताना है। ये एनसीईआरटी का सबसे पॉपुलर सवाल है सर, ये एनसीईआरटी का सबसे पॉपुलर सवाल है। और आपको भी पता है और हमको भी पता है कि सवाल आपको एनसीईआरटी से ही आता है ना, ना कि भारतीय भवन से और ना कि मतलब आलोक प्रकाशन से, ना तो एसके सिन्हा से, ठीक है। सवाल तो फंसता है एनसीईआरटी ही से सर, ठीक है। आ जाना तो कहता है ना सर कि कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो मैंने लिखा है, किसने लिखा है, मैंने लिखा है सर कि कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में इसलिए किया जाता है। मैंने क्या लिखा है कि कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा देता है। मैंने क्या बोला है, क्योंकि ये दहन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा देता है। किसके फलस्वरूप, अरे दहन के फलस्वरूप क्या देता है, अत्यधिक ऊष्मा देता है। और इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण, इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप समान होता है। इसका ज्वलन ताप क्या होता है, समान होता है। यहां तक सबको चमका, नहीं चमका, एक दोबारा और रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चमक जाएगा सर, है ना। उम्मीद करता हूं सर कि चमक जाएगा, और नहीं चमकेगा तो बलजबरी चमका देंगे हम। देख लो मैंने बोला है ना सर कि कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है सर, अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। और इसी को हमको लेकर के आगे बढ़ना है। आहा, आइए सर, पानी पीते हैं ना तो ये लगता है कि दूध ही पी लिए उतना भयानक एनर्जी मिलता है। जब एनर्जी खत्म हो जाता है ना और तुम पानी पी के देखो, लगेगा ना कि एकदम दूधों से ज़्यादा एनर्जी दिया है सर आ जाना। कहता है ना सर कि कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में इसलिए किया जाता है, ईंधन के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि, अब यहाँ से सोचना है, क्योंकि ये दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न देता है, अत्यधिक ऊष्मा देता है। ये दहन के फलस्वरूप
अत्यधिक ऊष्मा देता है, ये दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा देता है। और आप बोलो, अच्छा से बोलो, और प्यार से बोलो, और हाँ, इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण, किसमें, इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप समान होता है। इसका ज्वलन ताप क्या होता है, समान होता है सर। अगला सवाल कहता है ना सर बोले मैंने, छर नहीं बोले, सर बोले मैंने। अगला कहता है ना कि जल की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में नहीं, जल की अनुपस्थिति में, मतलब जल ना होने पे। अनुपस्थिति का मतलब होता है, जैसे बोलेगा ना कि जैसे पहले सरकारी स्कूल में अटेंडेंस बनता था, प्राइवेट स्कूल में अभी अटेंडेंस बनता है। कहता है रोल नंबर 1, तो कहता है कमीन सर, बढ़िया से बोलता था। पहले हम लोग, बड़ा मस्ती आता था, लगता है ना कि एक बार बचपना और आ जाता ना तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ठीक है ना सर, कहता है ऐसे बोलते थे, रोल नंबर 1, सरकारी स्कूल में तो बोलता है रोल नंबर 1, तो कहता है क्रमांक संख्या 1 बोलता है। हाँ, सरकारी में क्रमांक संख्या 1 बोलता है। एक्चुअली हम सरकारी में ज़्यादा दिन पढ़े नहीं, तो जब प्राइवेट में हमको पता कैसे बोलता है। कहता था रोल नंबर 1, तो अगर मिस रहती ना तो बोलता है एस मिस, बड़ा बढ़िया से बोलता था। कितना लोग कहता था किस मिस। क्योंकि देखो उस टाइम जो था ना, बचपना था, ठीक है। LKG और UKG और 1-2 में क्या जानकारी रहता है भाई, बड़ा बढ़िया मज़ा आता था। और लगता है कि एक बार फिर से मेरा बचपना आ जाता ना तो भगवान से हम और कुछ नहीं मांगते। आ जा आप सर। देखिए कहता है ना कि जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब होता है उपस्थित नहीं होना। कहता है जल की अनुपस्थिति में, और सबसे पहले सर सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर देना, अपने गांव टोले मोहल्ले में जिनको लगता है कि मुझे पढ़ाई से बहुत डर, उनके पास शेयर कर देना, उनको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को तो हर कोई पढ़ा देगा, जो नहीं पढ़ने वाला सर उनके घर में भी शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक ही गो मुहिब है कि जिनके घर में कई वर्षों से शिक्षा नहीं है, उनके घर में भी शिक्षा जाएगा और उनके बच्चे भी आगे बढ़ेगा सर। ठीक है, आ जाना। कहता है अम्ल केवल जल में घुलनशील, क्या बोला सवाल पहले देख लो। कहता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। कहता है जल की अनुपस्थिति में, जब हमारा जल नहीं होता है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल जब नहीं रहता है सर तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जैसे तुम बोलो कि SK साइंस क्लासेस में संदीप कुमार नहीं रहेगा तो संदीप कुमार का मौज कौन देगा। नहीं, SK साइंस क्लासेस तो भले है, लेकिन अगर हम संदीप कुमार नहीं है तो मज़े नहीं आ रहा है, तुम लोग बोलेगा ना। इसी प्रकार से अम्ल में जब जल अनुपस्थिति में रहेगा, मतलब अम्ल में जब जल नहीं रहेगा तो ये अम्लीय का व्यवहार नहीं देता। सर अम्लीय क्यों नहीं होता है, यही बोला है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, मतलब अम्ल अम्लीय जैसा क्यों नहीं होता। यही बोला है कि जब, यही बोला है जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय जैसा क्यों नहीं होता, यही बोला है। तो वो होता है सर कि अम्ल केवल जल में घुलनशील होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। क्योंकि अम्ल का अम्ल का परिभाषा होता है जो H+ आयन देता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल का मतलब होता है जो H+ आयन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं सर। तो यही मैंने बोला है कि अम्ल केवल जल में घुलनशील होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल केवल जल में घुलनशील होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, ये अनुपस्थिति नहीं, ये उपस्थिति है। उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। अतः जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं। जल जब नहीं होता है तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, इस कारण से अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। कहा है ना जी, कहा है ना जी, देखा ना जी, अच्छा से सुनबा तब ना समझ में आई। देखो इन्हें बोला है ना सर कि अम्ल केवल जल में घुल कर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। मैंने बोला है सर कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यहाँ तक तो सबके खोपड़िए में चल गया होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे मेरी बातों को, कि नहीं समझे हैं, एक्चुअली में समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। कहता है हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में,
हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। जब हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति रहेगा तो अम्लों का व्यवहार अम्लीय रहेगा। फिर से मेरे बात को सुन लो, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति रहेगा तो अम्लों का व्यवहार अम्लीय रहेगा। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति रहेगा तो अम्लों का व्यवहार अम्लीय रहेगा, अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं। अब सोचो, हाइड्रोजन की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय रहेगा और जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन बनेबे नहीं करता है। अरे जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन बनाएगा ही नहीं तो अम्लीय का व्यवहार कैसे देगा, नहीं ना देगा, क्योंकि यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है, लेकिन अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, इस कारण से अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है सर, और नहीं है सर तो एक बार सभी के पास शेयर कर देना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आज बहुत देर के बाद गाना निकला ना रे मेरे मुंह से। आइए, कहता है ना सर कि ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। देखो सर, जब आपके पास ताज़ा दूध रहेगा, एकदम भैंस है ना, न तो गाय है ना रे, गाय हो चाहे भैंस हो, ठीक है, अगर गराता है, जिस टाइम दूध गराता है ना, उस टाइम हम लोग बचपन में थे ना, तो हमारे पापा जी जब भैंस को, हमारे पास भैंस एक्चुअली में था, अभी भी है, ठीक है, क्योंकि सर गांव के हम लोग हैं तो गांव में एक्चुअली में भैंस रहता ही है, क्योंकि घर में खाने के लिए, दूध खाने के लिए एक्चुअली में भैंस रखता है, ठीक है। तो एक्चुअली में मेरे पास है, अभी भी एक है, ठीक है। तो जब भैंस गराता था ना, तो उस टाइम मतलब हम जब हॉस्टल से जाते थे, घर जाते थे, तो पापा जी क्या करते थे कि मतलब जैसी गार के आते थे ना लेकर के, मतलब तो ऐसे ही कहते थे पी लो। गरम गरम दूध पीने से क्या होता है ना सर, वो पापा जी बोलते थे पता है क्या, कि गरम दूध ही पीना चाहिए, ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि जब दूध ठंडा हो जाता है तो इसमें बैक्टीरिया की मात्रा आ जाता है, क्योंकि वो तो उनको नहीं पता होगा ना, लेकिन हमको अब पता चला है कि एक्चुअली में वो क्यों बोलते थे कि मतलब गर्म दूध पी लो, जखने गार के आए उखने पी लो। क्यों? क्योंकि उखने अम्ल की मात्रा कम होता है। नहीं, कहता है सर ताजे दूध की पीएच मान 6 होता है, और जब ताजे दूध की पीएच मान 6 होगा तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। एक्चुअली में ताजे दूध का पीएच मान 6 है, एक मतलब कि ताजे दूध में अम्ल की मात्रा कम होती है, इसका मतलब बॉडी में वो ज्यादा फायदा करेगा, है ना, यही लिए होता है सर, है ना। कहता है ताजे दूध, क्या बोलता है सर, ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन कहता है दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। तो कहता है सर कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कहता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है। जब दूध से दही बन जाएगा तो वह अधिक अम्लीय हो जाएगा, जब दूध से दही बन जाएगा तो अधिक अम्लीय हो जाएगा। इसीलिए इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दही जो ज़्यादा खट्टा लगता है सर, दही ज़्यादा खट्टा है कर मतलब वो अम्लीय है, तो अम्लीय का पीएच मान होगा 7 से कम, और 7 से कम की मतलब शुद्ध दूध का पीएच मान होता है 6, तो इसका मतलब 6 से भी कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर दूध तो खट्टा नहीं लगता है, जो कर पीएच मान 6 होता है, और दही तो एक्चुअली में खट्टे लगता है, तो अगर पीएच मान 6 से भी कम होगा। तो ये मैंने बोला है सर कि दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है, जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है, और जब अधिक अम्लीय हो जाएगा तो इसका पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। अच्छा, सवाल नंबर हो गया 46। टोटल आज हमने क्वेश्चंस में 46 क्वेश्चंस टोटल करा चुके हैं, ठीक है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि भाई का भाई से हाथ मिला लो, कर लो एक बार फिर से आगाज रिजल्ट का। हाँ, क्योंकि सर मैं सिर्फ हर बात में एक बात बोलता हूँ सर, रिजल्ट तो रिजल्ट, क्योंकि आपने मेरे पास रिजल्ट को लेकर के आया है, और अगर मैं रिजल्ट नहीं दूंगा सर तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा सर, ठीक है। इसलिए सर शिद्दत से दोनों भाई प्यार से मेहनत करेंगे, फिर से एक बार इतिहास के लिए लिखेंगे सर, तभी तो कहेगा कि तेरी आंखों में
मेरा चेहरा दिखता है। थैंक यू सर, लव यू। बाकी ये क्लास कैसा लगा सर? अच्छा लगा तो शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास, और जो भी लोग चैनल पे नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए सर। और इसके बाद कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये क्लास कैसा लगा। हाँ, और बहुत जल्द आप लोग का कमेंट का भी एक मुहिम लाएंगे, ठीक है सर, जो कि संडे संडे सबके अच्छे अच्छे कमेंट और बुरे बुरे कमेंट को दिखाएंगे दर्शकों को, ठीक है, आप सभी को, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू।